हेलो दोस्तों, सीटेट 2022 की डेट अनाउंस हो चुकी है। दिसंबर में आपका सीटेट 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए आपको कुछ किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करती हूँ चक्षु की बुक। चक्षु की स्टडी गाइड यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर 1 के लिए आपके सब्जेक्ट्स सीडीपी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स एंड ईवीएस के लिए यहाँ पे आपको 3000 से ज़्यादा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिनके आपको व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। 4 शॉर्ट पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इसका जो पैटर्न है वो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, एनसीईआरटी पुस्तकों पे आधारित। चक्षु पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट भी आता है। सीटेट पेपर 1 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से कवर पेज होगा। ये किताबें आपको ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएंगे और ऑफलाइन मार्केट से भी जाके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। सीटेट 2022 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। दोस्तों, हम पर्यावरण का 2021 का सॉल्व पेपर करने वाले हैं, जो आपका पेपर ऑनलाइन आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पे, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गद्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। क्रम निर्धारण मापनी के द्वारा, पेन पेपर परीक्षा के द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा, या फिर मौखिक परीक्षा द्वारा। सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सी, विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेंगी? ठीक है, अपसारी प्रश्न वो होते हैं जिनमें सोचने का मौका दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता है जिनका। पहला क्या है, मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? दूसरा, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तीसरा, लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे? चौथा है, पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? 62 का हमारा सही कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, बी, फसल काटने तक के चरण कुछ फिक्स होते हैं, वो बता देगा आदमी। ठीक, तो आपका अभिसारी हो जाएगा ये प्रश्न। कैसे लवण को पृथक करेंगे वो खाली विधि बता देगा। ठीक है, कैसे करनी है। हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल के कारण। इस टाइप के आंसर जो होंगे वो अभिसारी होते हैं। ठीक है, बल्कि अपसारी कौन सा है कि कदम क्या उठाएंगे, इसमें सोचेगा, सृजनात्मक चिंतन लगाएगा बच्चा और आपको आंसर बताएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, अपना दिमाग से सोचेगा वो। कुछ फिक्स्ड आंसर्स नहीं होते हैं इसके, कुछ नया भी सोच सकता है वो। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, इसमें कुछ नया नहीं सोच सकता। क्वेश्चन नंबर 63 है, थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है? पहला, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। दूसरा, कार्य और खेल। तीसरा है भोजन एवं जल। चौथा है हमारा आश्रय। ये आपके थीम्स हैं, टोटल 6 थीम्स हैं। आपने अगर बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो ज़रूर से जाइए, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी की ईवीएस मैंने पूरी करा रखी है। ठीक है, 3, 4, 5 एनसीईआरटी ईवीएस, आरटी ईवीएस वो आप कवर करेंगे ना, तो आपका जो 30 नंबर का ईवीएस आता है उसमें कम से कम आप 20+ ला पाएंगे। 20+ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 20 मार्क्स आपके पेडागोजिकल कंसर्न्स और इन सब से मिला के सिर्फ एनसीईआरटी से होते हैं। बाकी 10 नंबर तो भाई आपको पेडागोजी, ईवीएस की पेडागोजी से लाने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि पेडागोजी सिर्फ सीडीपी की नहीं होती है, हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी होती है। ठीक है, तो अगर वो सीरीज़ आप करते हो सिर्फ 10 वीडियो सीरीज़ में 10 से 15 मिनट के, आप मेरा टेलीग्राम चैनल प्रगतिपथ टीचर्स ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रगतिपथ टीचर्स। ठीक है, उससे क्या होगा, उसको ज्वाइन करने से आपको मैं वहाँ पे लिंक सेंड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर बात करते हैं हम 6 थीम्स की, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार और मित्र, ये पहला थीम होता है। दूसरा थीम आपका होता है, यहाँ पे आप देखेंगे, फूड यानी भोजन, वाटर यानी जल, शेल्टर यानी आश्रय, ट्रैवल यानी यात्रा, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम करते हैं और बनाते हैं, 6। अब फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर आ जाते हैं आपके रिलेशन, वर्क एंड प्ले, काम और खेल, एनिमल्स, ठीक है, और आ जाता है प्लांट्स। तो ये हैं सब थीम्स पहले वाले के।
अब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन सा सही है, बी। 4, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? पहला है मानचित्रण करना, दूसरा है क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, तीसरा है परिकल्पना की जांच करना और चौथा है तथ्यों का अनुस्मरण करना। क्वेश्चन नंबर 64 में हमारा सही हो जाता है सी। ठीक है, ये प्रक्रिया कौशल नहीं है, क्या? परिकल्पना की जांच करना। ये प्रक्रिया कौशल में नहीं आता है, बाकी आपके तीनों आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? आरंभिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर। ठीक है, अब इसके ये 3 तो ऑप्शंस हैं, अब कूट दिए, केवल ए, बी, ए, सी या फिर बी, सी। सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि। अब यहाँ पूछ रहा है सीखने का आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगर आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज और इन लर्निंग नहीं पता है तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा असेसमेंट एज ऑफ फॉर लर्निंग बाई प्रगति मिश्रा या बाई प्रगति पथ, ऐसे सर्च करिएगा तो आपको मेरा वीडियो सबसे पहले दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने 20-25 मिनट में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसमें क्या है, सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? ठीक, तो मतलब जो आपने सीख लिया है उसका आकलन करने का उद्देश्य पूछ रहा है। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ए। शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। उपलब्धियां यानी बच्चों ने क्या अचीव कर लिया है उसके बारे में जानकारी। ठीक है, ये आपका पहला सही हो जाता है। बाकी आपके चारों ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ऑप्शंस क्या आते हैं? मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है, यह विद्यार्थियों द्वारा नए ज्ञान को दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में फीडबैक देता है। ये आपका फॉर में आ जाता है यानी कि सीखने के लिए आकलन में आ जाता है। यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए सहारा दिया जा सके। तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत है। सही जवाब है पहला। 4th वाला डी वाला जो था यहाँ पे वो भी आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग में ही आ रहा था, सीखने के लिए आकलन में। 67 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र फीडबैक देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? पहला है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, क्रम निर्धारण मापनी, सूची या फिर सहपाठी आकलन। क्वेश्चन नंबर 67 सही जवाब हो जाएगा सूची। ठीक है, 67 उन्हें शीघ्र फीडबैक देना है। अगर टाइम लेके फीडबैक देना होता तो हम अवलोकन हमारा बेस्ट हो जाता है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है उन्हें शीघ्र फीडबैक देना है तो किस साधन का चुनाव करेंगे? तो एक होती है, इसका पूरा नाम होता है जांच सूची। जांच सूची, तो इसमें हर एक चीज़ जांच कर ली जाती है कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कि उनका व्यवहार कैसा है, वो ठीक से चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से देख लिया जाता है अध्ययन परियोजना की, उन्होंने हर एक चीज़ को ध्यान में रखा है या नहीं। तो इस तरीके की एक जांच सूची बनाई जाती है कि भाई ये चीज़ तुमने की है, इस चीज़ का पालन किया गया है कि नहीं, इस चीज़ का पालन किया गया है कि नहीं। तो इससे सारे बच्चों का एक साथ चेक हो जाएगा, विद्यार्थियों का। ठीक है, अब एक एक का वो ऑब्जर्व करेगा तब फीडबैक कैसे देगा। अब मान लो एक बच्चे ने किसी चीज़ को ध्यान में नहीं रखा था, तो जब वो टिक लगवा रहा था टीचर कि ये ध्यान में है, ये ध्यान में है नहीं, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ पहली वाली चीज़ तो हमने ध्यान में रखी नहीं है, पहला पॉइंट हमने सही से किया नहीं है अध्ययन परियोजना का। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक, शीघ्र अगर नहीं होता तो अवलोकन सी हो जाता, शीघ्र है इस वजह से सी। 68 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह क्या है? पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हैं तब, या शिक्षण अधिगम के दौरान। क्वेश्चन 68 सही जवाब हो जाएगा अधिगम, शिक्षण अधिगम के दौरान। ठीक है, मतलब जब विद्यार्थियों का आकलन किया जा रहा है, अगर आप पढ़ा रहे हो उसी समय उनका आकलन भी साथ में होता रहे, ये एक इंटरवोवन प्रक्रिया होनी चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ होती रहे। ठीक है, अलग से नहीं करा जाए आकलन, तो वो बेस्ट होती है। तो वही क्या बताया जा रहा है इसमें, इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाता है शिक्षण अधिगम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दृष्टिबाधित लिखा है यहाँ पर, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। दूसरा, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें। तीसरा, किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं। चौथा है, स्पर्शी शिक्षण अधिगम का अधिक उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 69, आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी। ठीक है, स्पर्श, अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो वो चीज़ों को जितना ज़्यादा छू के समझेगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा उसके लिए ऑडियो चीज़ें लाई जाएंगी वो उनको सुनेगा, क्योंकि देख तो वो पा नहीं रहा है, तो ऑडियो की चीज़ें जितनी लाई जाएंगी, ऑडियो सीडीज़, और बाकी उसको छू के सिखाना, ये सारी चीज़ों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है, मतलब इस क्रियाकलाप को करने के लिए क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया कि भाई सदस्यों से परामर्श लो जड़, तना, पुष्पों के नाम जानने के लिए? ठीक है, भोजन के रूप में जो चीज़ें ग्रहण की जाती हैं, जैसे कि आलू है या कद्दू है या कद्दू के फूल हैं या फिर और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, अदरक है, हल्दी है, ठीक, तो ये सब भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। तो ये कौन कौन से पार्ट हैं? 4 ऑप्शंस हैं। मतलब मेनली यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि परिवार के सदस्यों को क्यों इंक्लूड किया गया है। पहला, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा, भोजन से संबंधित संप्रतियों को सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। तीसरा है, पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए। चौथा है, विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। सही जवाब हो जाएगा पहला। ठीक है, बच्चों को कुछ अनुभव सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। अब बच्चे जो है परिवार के सदस्यों से इस बारे में बात करेंगे, तो परिवार के सदस्य ऐसे तो होते नहीं भैया कि इन्होंने बता दिया कि भाई तने में ये चीज़ें आती हैं, जड़ में, वो तो पूरी कथा बताएंगे, अपना अनुभव बताएंगे कि हम फलाने के खेत में जाते थे तो ऐसे ऐसे काटते थे, या अपना जो भी उनका खेती से, भाई हमारे मम्मी पापा जो हम लोगों के हैं वो सभी खेत से और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, तो उनको अपने खेतों के बारे में, इन सब के बारे में जब पूछोगे ऐसे ना, तो उनको अपने ही बचपनों के दिनों की याद आ जाएगी, तो वो अपनी कुछ ना कुछ अनुभव शेयर करेंगे आपके साथ कि भाई हम तो अपने पापा के साथ या तुम्हारे बाबा के साथ ऐसे ऐसे जाते थे, ये करते थे, वो करते थे, ताऊ जी के साथ, चाचा के साथ। तो एक अनुभवात्मक अनुभव रूप से आपको समझ में आएगा, कहानी के रूप में सारी चीज़ें, और उनको आप भूलोगे भी नहीं। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका इसी का पार्ट 2 मिलेगा, तो उसमें आपको और भी 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हम लोग इस तरीके से पूरा पेपर कर रहे हैं। एग्ज़ाम आपका आने वाला है और अभी टाइम है एग्ज़ाम में थोड़ा, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस डाल के क्विक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोग रिस्पॉन्स यहाँ पे अच्छा देते हैं तो हम लोग क्लासेस लंबी लंबी करेंगे, लाइव सेशंस लेंगे और हर एक सब्जेक्ट की क्लास लिया करेंगे। वीडियो को ज़रूर से सपोर्ट करें और लोगों तक शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल प्रगति पथ टीचर्स को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।